सऊदी अरब और कतर कैसे साफ साफ शब्दों में अब ईरान से आंखें मिलाकर नाराजगी जाहिर कर रहा है और कह रहा है कि अब जो कुछ भी हो रहा है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर अरब मुल्कों में बढ़ते इस संकट की जद में जिस तरह से पूरी दुनिया आई है, क्या यह संकट वैसा बढ़ सकता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में इस महायुद्ध के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो बताता है कि युद्ध जो है वो बहुत खतरनाक मोड़ पर आ चुका है और तुरंत अगर इसको नहीं रोका गया तो ये पूरे जो खाड़ी मुल्कों का समूह है उसको एक ऐसे युद्ध में धकेल सकता है जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो आज सुबह का मेरा ये वीडियो देखिएगा। इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे इजराइल ने पहले ईरान के एक बहुत बड़े, इनफैक्ट उसके सबसे बड़े गैस प्लांट में से एक, उस पर हमला किया और जैसे यह हमला हुआ ईरान ने पलटकर कतर के बहुत बड़े गैस प्लांट पर हमला कर दिया है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि इस हमले के बाद अब कतर और सऊदी अरब साफ शब्दों में ईरान को एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं। ये चेतावनी कैसे भड़की आग में घी डालने का काम कर सकती है। और दोस्तों, वो इजराइल जो चाहता है कि अरब मुल्क इस युद्ध में कूदें और ये पूरा इलाका, ये पूरा खित्ता है अरब मुल्कों का, ये आपस में लड़े, क्या उसका मंसूबा कामयाब होता दिख रहा है? सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी आसान भाषा में समझाती हूँ। दोस्तों, ईरान के साउथ पार्स पर इजराइल ने हमला किया। यह दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड में से एक है, ठीक है। और जब इजराइल ने हमला किया ईरान पर तो ईरान ने पलटवार करना ही था। ईरान ने कतर के रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र पर हमला कर दिया। दोस्तों, ये कतर का न केवल बहुत बड़ा गैस ठिकाना है बल्कि खाड़ी क्षेत्र के बड़े ठिकानों में से एक है। दोस्तों, इसमें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की बहुत सारी गैस यहाँ से निकलती है। अब हालत ये है कि दोस्तों, ये प्लांट बंद हो गए। न केवल ये प्लांट बंद हुए बल्कि सऊदी अरब और कतर की तरफ से बहुत ही सख्त बयानी की जा रही है ईरान को लेकर कि अब बस बहुत हुआ। दोस्तों, बीबीसी के मुताबिक कतर की सरकार ने कहा है कि लास लफान औद्योगिक शहर पर शर्मनाक मिसाइल हमला उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्र में स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। कतर के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया में लिखा है कि ईरानी पक्ष अपनी तनाव बढ़ाने वाली नीतियां जारी रखे हुए है जो क्षेत्र को खतरनाक स्थिति की ओर धकेल रही है और इस संकट का हिस्सा नहीं रहे देशों को भी संघर्ष के दायरे में ला रही है। कतर जवाब देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है और वो अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने में हिचकिचाएगा नहीं। मतलब कतर अपने इतने बड़े प्लांट पर हमला झेलने के बाद ये कह रहा है कि ये उसकी संप्रभुता पर हमला है और अब अपने लोगों को बचाने के लिए कोई भी कदम अगर उसे उठाना पड़े तो वो हिचकिचाएगा नहीं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही बयान सऊदी अरब की तरफ से भी आया है। दोस्तों, जब ये युद्ध को 20 दिन हो चुके हैं तो 18 तारीख को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक बैठक हुई थी जिसमें कई मुस्लिम ममालिक शामिल हुए थे और उस बैठक के बाद ईरान को सऊदी अरब ने बहुत कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था। सऊदी अरब की विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा था कि हमारे देश के पास ईरान को जवाब देने की पूरी ताकत है। ईरान के हमले पहले से प्लान किए गए लगते हैं और हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के जो दो बड़े देश हैं सऊदी अरब और कतर, इनफैक्ट सऊदी अरब सबसे प्रभावशाली देश माना जाता है, उनकी तरफ से ऑफिशियली अब ईरान से कहा जा रहा है कि अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है। अपनी संप्रभुता पर वो इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, इस बीच एक और बहुत ही नाटकीय मोड़ इस पूरे एपिसोड में आया है। वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक से कह दिया कि ये जो इजराइल ने ईरान के इतने बड़े एनर्जी सोर्स पर हमला किया, हमको तो पता ही नहीं है, हम इसमें शामिल ही नहीं थे। और क्योंकि ईरान को भी नहीं पता था तो उन्होंने भी हमला कर दिया। मतलब एक तरह से वो ईरान को एक सेफ मैसेज दे रहे हैं कि ईरान की तो कोई गलती नहीं थी, इजराइल की गलती थी और फिलहाल इजराइल ऐसा कोई हमला नहीं करेगा। तो ये एक नाटकीय मोड़ है। इस नाटकीय मोड़ से ऐसा पता चलता है कि अमेरिका जो है अब सारा ठीकरा इजराइल पर डालने वाला है। क्यों? क्योंकि इजराइल इतना बड़ा हमला कर दे बिना अमेरिका को बताए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये और भी शर्मनाक बात है कि अमेरिका से बड़ा इजराइल हो गया क्या? कि इजराइल का जो मन कर रहा है वो कर रहा है। दूसरा दोस्तों, इससे अमेरिका की बेबसी दिखती है कि अमेरिका कितना बेबस और लाचार हो गया है कि इजराइल का जो मन कर रहा है वो कर रहा है। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि इसमें कतर और सऊदी अरब का क्या एंगल है? कतर और सऊदी अरब की तरफ से जो ईरान को सख्त संदेश दिया जा रहा है, क्या कतर और सऊदी अरब भी ईरान को पलटवार करके उसको जवाब दे सकते हैं? ऐसा हुआ तो क्या ये एक रीजनल वॉर बन सकती है? दोस्तों, जितने भी अरब मुल्क के देश हैं उनमें और सऊदी अरब में एक कल्चरल कंपटीशन चलता रहा है हमेशा कि कौन एक्चुअली में, मतलब कौन कितना रिलीजियस है। दूसरा दोस्तों, एक
कल्चरल डिफरेंस तो है ही, शिया सुन्नी का विवाद तो है ही दोस्तों। और ईरान और जो जितने भी मुस्लिम मुमालिक है उनमें बहुत फर्क है। ईरान अपने आप को पर्शियन कल्चर मानता है, ठीक है, जो कि वो है भी। तो ईरान का जो लोगों का पहनावा है, उनका जो रहन सहन है, वो ये जो मुस्लिम मुमालिक है उनसे बिल्कुल अलग है। आप उनका खान पान, उनकी भाषा, हालांकि दोस्तों दोनों ही क्षेत्रों में मुस्लिम ही है आबादी, लेकिन दोनों के कल्चर में बहुत बड़ा फर्क है। ये हमेशा से ही रहा है द्वंद्व। लेकिन अब जब ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को जवाब देने के लिए कतर और सऊदी अरब सहित अलग अलग मुस्लिम मुमालिकों के जो एनर्जी सोर्सेज उनको निशाना बना रहा है, तो अब इनका गुस्सा फूट रहा है कि 20 दिन से जो कंट्रोल करने की, जो संयम रखने की क्षमता है, वो अब हमारा सब्र का बांध तोड़ रही है। तो क्या वाकई में ये देश आपस में लड़ सकते हैं दोस्तों? इजराइल की ये कोशिश पूरी हो सकती है क्या? दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बयानी है ये अभी सख्त बयानबाजियों तक ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये अरब मुल्क भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर अब वो ईरान से किसी भी तरह से झड़प लेते हैं, ईरान को अपनी सरजमी से ईरान से डायरेक्टली फाइट करने पे आते हैं, तो सबसे बड़ी बात जो इनको होगा वो ये कि जो सेंटिमेंट है उसमें फर्क पड़े। क्योंकि दोस्तों ये अरब मुल्क जानते हैं कि ईरान पूरी दुनिया में एक नैरेटिव कायम करने में कामयाब रहा है, पूरी दुनिया सहित अमेरिका में भी। दोस्तों वो नैरेटिव ये है कि ईरान ने हमला नहीं किया था। हमला ईरान पर हुआ तब जब वो अमेरिका की लगभग सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया था। तो इस समय ईरान जो है वो नैरेटिव वॉर में बहुत आगे इजराइल और अमेरिका से। भले ही इजराइल और अमेरिका उसके कितने भी नेता एलिमिनेट कर ले, लेकिन वो इस नैरेटिव को स्थापित करने में कामयाब रहा है। ये नैरेटिव न केवल दुनिया में बल्कि इन मुस्लिम मुबालकों में भी चलता है। ये देश जिनकी बहुताया आबादी इस्लाम फॉलो करती है, इस समय शिया सुन्नी पर नहीं बटी हुई है दोस्तों। ये जो खाड़ी देशों की, चाहे वो सऊदी अरब की हो, चाहे कतर की हो, चाहे दूसरे खाड़ी देशों की आबादी है, वो भी ये देख रही है कि एक इस्लामिक मुल्क में रमजान के पवित्र महीने में न केवल हमला किया गया बल्कि उसको किस तरह से मतलब आप टारगेट किया जा रहा है, उसको पूरा उसकी अर्थव्यवस्था खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसे वक्त में जब पूरा का पूरा सेंटिमेंट जो है वो ईरान अपने एक तरह से अपने हाथों में उसने कब्जा कर रखा है पूरे नैरेटिव को, ऐसे वक्त में अगर ये बड़े बड़े जो खाड़ी देश हैं किसी भी तरह का ऐसा एक्शन लेने का गलती करते हैं, तो ये जो जनता है ना, ये किसी भी हाल में इनके अपने रूलर्स का साथ नहीं देगी। दूसरा, ये जितने भी देश है दोस्तों, यहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ डेमोक्रेसी की एक खासियत है, पब्लिक सड़क पर उतर सकती है दोस्तों। पब्लिक के जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोकसभा में पहुंचते हैं, वो विधानसभा में पहुंचते हैं, उनके विधायक होते हैं, उनके सांसद होते हैं, उनके पार्षद होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं है, खाड़ी देशों में ऐसा नहीं है। तो पब्लिक का गुस्सा ऐसे मामलों में अचानक फूटता है। और इस तरह के जो मुस्लिम मुल्क हैं उनको ये डर है कि जो पहले अरब स्प्रिंग हो चुका है, ऐसी कोई क्रांति ना आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ लोकतंत्र नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि ये जो बयान है, अभी मीटिंग्स और बयान ऐसे ही सख्ती से चलते रहेंगे जो पिछले काफी दिनों से चल रहे हैं। लेकिन अगर जल्द से जल्द इस युद्ध में आप कह सकते हैं पॉज का बटन नहीं दबाया गया और किसी भी तरह से इजराइल और अमेरिका पर दबाव दुनिया भर द्वारा नहीं बताया गया, तो एक भीषण संकट जो ऑलरेडी हमारे सामने खड़ा है गैस का, उसके जरिए कई और संकट खड़े हो जाएंगे। जैसे दोस्तों गुजरात के मोरबी में टाइल्स बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। वहां साल के 365 दिन और रात लगातार, रात में भी नहीं रुकती वो फैक्ट्रीज, वहां काम होता है टाइल्स बनाने का, लेकिन वो ठप पड़ गई है क्योंकि गैस नहीं है। गैस इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को चाहिए होती है, केमिकल बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, यूरिया बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के पास जो भी गैसेस हैं या पूरी दुनिया के पास जो गैसेस है वो आम लोगों तक सप्लाई कर रही है अभी। इससे जो पूरा इंडस्ट्री का कामकाज है वो ठप हो चुका है। दवाइयां महंगी होने का खतरा है, खान पान खाद्यान्न का एक भीषण संकट दुनिया भर के सामने खड़ा हो सकता है क्योंकि गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। और अभी तो दोस्तों भारत में पेट्रोल डीजल का संकट नहीं हुआ है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा और पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? यहाँ मैं आपको बता दूं, आज जो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम है वो फिर बढ़े। $110 प्रति बैरल से काफी आगे बढ़ चुका है कच्चा तेल। तो कच्चा तेल महंगा होगा, रुपया गिरेगा, रुपया गिरेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो दोस्तों आपकी मेरी नहीं, पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ेगी क्योंकि इस संकट में पूरी दुनिया इसको सफर कर रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।